हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने प्रोपोर्शन क्या होता है, कैसे उसको हम यूज़ करते हैं, वो सब आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसमें अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन ट्राई करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्रोपोर्शनैलिटी क्या थी। देखिए, प्रोपोर्शनैलिटी बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि कोई नंबर जो है वो दूसरे नंबर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में, मतलब कि अगर मान लो ए है, मैं ए की वैल्यू को बढ़ाऊँगा तो बी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर मान लो मैं ए की जो है वैल्यू को डिक्रीज़ करता हूँ तो बी की भी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा कि अगर मैं ए की वैल्यू बढ़ाऊँगा तो बी की वैल्यू जो है वो कम होगी, यानी उल्टा होगा। ठीक है, और अगर मान लो मैं ए की वैल्यू को कम करूँगा तो बी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ लो कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी के। ठीक है, और अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बी के। ठीक है, ये फ़र्क होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर कोई भी जो दो नंबर्स हैं वो दोनों की वैल्यू जो है आपस में या तो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। अगर मैं एक वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ और दूसरी वैल्यू जो है वो उसके इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है तो वो वैल्यू डिक्रीज़ होगी। ठीक है, उसका उल्टा होगा। ये होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये दोनों चीज़ें अप्लाई कैसे होती है ये देखो, जैसे आपको पता होगा सर्कल के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर हमारे पास में क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, यानी रेडियस में बढ़ाऊँगा तो एरिया भी बढ़ेगा मेरे पास में। ये पाई जो होता है ये तो मेरे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। जैसे यहाँ देखो, एरिया जो है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे कांस्टेंट लगाना है और यहाँ मेरे पास कांस्टेंट आ जाता है एक पाई। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जैसे मान लो मैं कहता हूँ मेरे पास में ए जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है बी के। ठीक है, एंड ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सी के। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि ए जो है उसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है, अब जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल लगाऊंगा तो मुझे यहाँ एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो मैं लगा देता हूँ के और ये बी बाई सी एज इट इज़, ये आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे मेरा के क्या है, ये है कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि भाई मेरे को पता है ए है जो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है बी के और सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, ये दोनों चीज़ें मैंने एक में लिख दी, ए बी के प्रोपोर्शनल भी है और ए सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है। तो अब जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो मैंने कांस्टेंट में के लगा दिया। अब ज़रूरी नहीं आप के यूज़ करो, आप एक्स वाई जेड 1 2 3 तो नहीं, मतलब ए बी सी ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं आगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास में क्वेश्चन है, इफ़ एक्स वेरीज इन्वर्सली एज वाई एंड वाई वेरीज डायरेक्टली एज जेड देन एक्स वेरीज एज। कहने का मतलब है कि x जो है वो y से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और y जो है वो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो x और z को हम कैसे लिख सकते हैं, x y z तीनों को हम एक साथ कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो पॉज करना है, पहले खुद से ट्राई करना है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करके देखिए, फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो आप देखना कि आपका आंसर सही आता है या गलत। अगर सही आता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर गलत आता है तो आप देखना कि आपने क्या कमी करी, आपका कहाँ पे गलत हुआ। ठीक है, देखो मैं पहले देखूँ क्या लिखा है, एक्स वेरीज इन्वर्सली एज वाई, तो ये आ गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब कह रहा है वाई जो है वो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के। तो अब अगर मुझे x को इसके टर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा z के। भाई सीधी सी बात है, या y z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी y बढ़ेगा तो z बढ़ेगा, y कम होगा तो z भी कम होगा। तो नहीं, एक तरह से y और z बराबर वैल्यू होंगी एक तरह से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z। ठीक है, अब जब मैं इसका यहाँ पे
ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ k डिवाइडेड बाय z। ठीक है, तो ये मेरा आ गया आंसर z के टर्म्स में। अब यही चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ k डिवाइडेड बाय y। भाई x यहाँ पे y की भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो मैंने कांस्टेंट लगा के लिख दिया y के टर्म्स में। तो ये है x का y और z के टर्म्स में कि किस तरह से x y और z से वेरी करेगा। ठीक है, ये था एक एकदम बेसिक क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि किस तरह से प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, किसको किससे डायरेक्टली वेरी करना है, इन्वर्सली करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा इससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ मेरे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 18 व्हेन वाई इक्वल्स टू 3 एंड जेड इक्वल्स टू 2, फाइंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड ऑल्सो फाइंड एक्स व्हेन वाई इक्वल्स टू 6 एंड जेड इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है वो वाई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं देखिए साथ साथ में एक एक लाइन लिखते जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा एक एक लाइन में ब्रेक करते जाइए। ठीक है, एक्स पहली लाइन क्या कह रही है, एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई स्क्वायर के। ठीक है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई स्क्वायर के। और क्या कह रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जेड की। तो ये मैंने लिख दिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जेड की। ठीक है, अब मुझे पता है कि जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगाऊंगा, मैंने लगा दिया के, बाकी लिख दिया वाई स्क्वायर अपॉन जेड, ऐसा कैसा। ठीक है, अब मुझे क्या कह रहा है कि x की वैल्यू है 18, ये x है मेरा 18, कब, जब y की वैल्यू क्या हो 3, तो y ये मेरा 3 और z क्या है 2, तो z क्या है 2। फाइंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यानी मुझे भी k की वैल्यू निकालनी है। भाई मेरे को यहाँ पे चार टर्म्स दे रखी है, x y z और k। मुझे x की वैल्यू पता है, y की पता है और z की भी पता है, तो मैं क्या k निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा, 18 इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू है 3, तो ये 3 का स्क्वायर, ध्यान रखिए वाई का स्क्वायर है, वाई नहीं है, डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू क्या है 2। तो ये 2 यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू के, ये इससे कैंसिल होगा, ये 4 टाइम्स, तो के की वैल्यू मेरे पास में आ गई 4। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारा निकल गया। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड एक्स व्हेन वाई इक्वल्स टू 6 एंड जेड इक्वल्स टू 3। अब हमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है जब हमारे पास वाई की वैल्यू 6 हो और जेड की वैल्यू 3 हो। तो देखिए एक्स इज इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर अपॉन जेड। अब यहाँ पे मुझे के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू क्या है 4, के की वैल्यू आ गई 4, वाई स्क्वायर, वाई क्या है 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, और z क्या है 3, तो ये हो गया 3। तो यहाँ से मेरे पास x कितना निकल जाएगा, 4 इंटू 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 3। अभी 3 से कैंसिल आउट होगा 12 टाइम्स, 12 4 जा 48। तो यहाँ मेरा आंसर x इक्वल्स टू कितना आ गया 48। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आई, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा आप लोग वीडियो को रिवाइंड करना और पीछे दोबारा से देखना कि मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थी। ठीक है, देन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर देखिए बस इतना ही होता है कि हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ किसके प्रोपोर्शनल है, कौन सी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज़ हमें समझनी जरूरी है। अगर एक बार हम ये चीज़ समझ लेंगे तो फिर तो हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हम इससे थोड़ा और हार्ड लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेश्चन है, विनय गॉट थ्राइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन इंग्लिश, विनय गॉट थ्राइस एंड मैनी मार्क्स इन मैथ्स in English. The proportion of his marks in maths and history is 4:3. If his total marks in English, maths and history are 250, find marks in English. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विनय को मैथ्स के मुकाबले इंग्लिश में 3 गुना ज़्यादा मार्क्स मिले। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश में जितने नंबर मिले, जैसे अगर इंग्लिश के अंदर मान लो उसको मिले हैं 1 नंबर, हालांकि है नहीं, मान लो विनय कमज़ोर बचा है, तो मान लो उसको इंग्लिश में 1 नंबर मिला है, तो उसको मैथ्स में 3 गुना ज़्यादा मार्क्स मिले इंग्लिश से, यानी कि मैथ्स में 3 नंबर मिले। ठीक है,
तो और उसके मैथ्स और हिस्ट्री के जो मार्क्स का जो रेशो है वो 4:3 है। यानी कि अगर उसको मान लो हिस्ट्री में 3 नंबर मिले तो मैथ्स में उसको 4 नंबर मिले हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कमज़ोर बच्चा है तो इसीलिए। इफ़ हिज टोटल मार्क्स इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री आर 250, यानी तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स जो मिला के 250 हैं, तो बताओ इंग्लिश में उसको कितने मार्क्स मिले। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग खुद से सॉल्व करना है, फिर देखना है कि मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए देखें। पहली लाइन मुझे कह रही है कि जो मैथ्स में नंबर मिले हैं वो इंग्लिश के 3 टाइम्स हैं। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, भाई मतलब इंग्लिश में जितने नंबर मिले हैं उसका 3 टाइम्स कर लो तो उतने मैथ्स में नंबर मिले। अब अगर मैं इंग्लिश को यहाँ पे ले जाता हूँ तो ये डिवाइड में जाकर, तो मैथ्स अपॉन इंग्लिश मेरे पास में क्या आ गया, 3/1। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैथ्स और इंग्लिश का जो रेशो है वो 3:1 है। हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में एक रेशो निकल के आ गया। अब मेरे को दूसरा रेशो क्या कह रहा है, दूसरा रेशो मेरे को बोलता है कि जो मैथ्स और हिस्ट्री है उनके बीच का रेशो 4:3 है। क्या बोल रहा है कि मैथ्स और हिस्ट्री है उनका रेशियो 4:3 है। अब मेरे पास में 2 रेशियो आ रखे हैं। ठीक है, तो मेरे पास 2 रेशियो हैं और 3 वेरिएबल्स है। तो क्या मैं इनसे एक कॉमन रेशियो निकाल सकता हूँ इन तीनों का? हाँ निकाल सकता हूँ। हम अब यहाँ पे मेरे को देखो कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, मैथ्स दिख रहा है, तो मैं मैथ्स की वैल्यू को सेम करूँगा। या मैथ्स 4 है या मैथ्स 3 है, तो मैं इस नंबर को जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और इसको जो है 3 से करूँगा, तो ये मेरा हो जाएगा 12:9। ध्यान रखिएगा मैंने रेशियो चेंज नहीं किया है, मैं रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि बस वैल्यू जो है मेरे पास सेम आ जाए रेशियो की। यहाँ पे भी 12:4 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इन रेशियो को कैंसिल आउट करोगे तो आपको वही सेम नंबर मिलेगा। तो अब मेरे पास में मैथ्स, हिस्ट्री और इंग्लिश का अगर मैं कॉमन रेशियो निकालूँ तो वो मेरे पास में आ जाएगा 12:9:4। ठीक है, अब मुझे पता है टोटल मेरे पास में जो है वो 250 मार्क्स थे तीनों सब्जेक्ट के मिला के। अब इस तीनों जो सब्जेक्ट्स थे इनमें मैंने मैथ्स, इंग्लिश और हिस्ट्री को किस तरह से डिवाइड किया, मैंने डिवाइड किया 12:9:4। मैथ्स का 12 तो 12 आ गया, इंग्लिश का था 4 एंड हिस्ट्री का था 9। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे मेरे मार्क्स किसके अंदर निकालना है, इंग्लिश में। तो इंग्लिश के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इंग्लिश के लिए लिखूँगा टोटल कितना था 250, इंग्लिश का निकालना है तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 4 13, 13 और 25, तो ये आ गया 25। तो ये मेरा इससे 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ गया 40। तो मेरे इंग्लिश के जो मार्क्स निकल के आए वो आ गए 40। ठीक है, समझ में आ गया चीज़ आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। मुझे यहाँ पे दे रखा था कि मैथ्स के मार्क्स जो है वो इंग्लिश से 3 टाइम्स है, तो यहाँ एक मैथ्स और इंग्लिश का रेशियो निकाल लिया। दूसरा मुझे बोला था मैथ और हिस्ट्री का रेशियो दे रखा था, तो यहाँ से मेरे पास दूसरा रेशियो था। अब मैंने इन दोनों की हेल्प से जो है इन तीनों के बीच में कॉमन रिलेशन निकाल लिया, कॉमन रेशियो निकाल लिया और बस रेशियो निकल गया। रेशियो मतलब क्या होता है, देखिए बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कराया है कि भाई 250 था। अब ये कहने का मतलब क्या है कि मैथ्स, हिस्ट्री और इंग्लिश का रेशियो जो है 12:9:4 है। मतलब जो है जो 250 था उस 250 का 12 रेशियो मैथ्स में चला गया, 4 रेशियो इंग्लिश में चला गया और बचा हुआ हिस्ट्री में चला गया, 9 रेशियो हिस्ट्री में चला गया। ठीक है, तो अब अगर मुझे इंग्लिश का निकालना है तो मैं ऐसे तो लिखूँगा कि जो इंग्लिश का रेशियो है वो डिवाइडेड में टोटल कितना हुआ इनको ऐड करने पे 25 और नंबर मार्क्स कितने थे हमारे पास में 250, तो यहाँ पे आंसर आ गया मेरा 40। क्लियर है चीज़, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन मैंने किस तरह से किया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या कह रहा है, मयंक, नेहा, ललित एंड जसपाल bought a motorcycle for 60,000 rupees. Mayank paid 1/2 of sum of amount paid by other boys. Neha paid 1/3 and Lalit paid 1/4 of sum of amount paid by other boys. How much did Jaspal have to pay? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 लोग हैं, मयंक, नेहा, ललित और जसपाल। इन चारों ने मिलके एक बाइक खरीदी 60,000 रुपीज़ में। ठीक है, मयंक ने आधा पैसा दिया, बाकी 3 लोगों ने जितना दिया उसको मिला के, यानी नेहा, ललित और जसपाल ने मिला के जितना दिया उसका आधा पैसा मयंक ने दिया। ठीक है, नेहा ने क्या किया, नेहा ने 1/3 पैसा दिया, किसका, बचे हुए 3 लोग यानी मयंक, ललित और जसपाल ने जितना दिया इन तीनों का मिला के जो हुआ उसका 1/3 अमाउंट नेहा ने दिया।
एंड ललित जो था, ललित ने क्या करा, मयंक, नेहा और जसपाल, इन तीनों का अमाउंट का जो 1/4 था उतना अमाउंट ललित ने पे किया बाइक के लिए। तो अब ये बताओ जो चौथा बंदा था जसपाल, उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आया आपको। देखिए क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमारे पास में 4 लोग हैं, मयंक, नेहा, ललित और जसपाल। इन चारों ने मिलके एक बाइक खरीदी 60,000 रुपीज़ में, ठीक है। मयंक ने जो है वो नेहा, ललित और जसपाल के अमाउंट का आधा पैसा दिया। नेहा ने मयंक, ललित और जसपाल के अमाउंट के सम का 1/3 दिया। एंड ललित ने मयंक, नेहा और जसपाल, इन तीनों के अमाउंट का 1/4 हिस्सा पे किया, ठीक है। चारों ने टोटल मिला के कितना पे किया वो हमें पता है। हर एक ने इंडिविजुअली दूसरे के रिलेशन में कितना पे किया हमें ये पता है। अब हमें ये निकालना है कि जो जसपाल था उसने इस 60,000 रुपीज़ में से कितना अमाउंट पे किया, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे निकालूंगा। अब मेरे पास में 3 नंबर है, 4 जो है मेरे पास में वेरिएबल है, मयंक, नेहा, ललित और जसपाल, ठीक है। अब कैसे निकालूं, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हर एक इंडिविजुअल का टोटल के साथ में रेशो निकालूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ लिखते हैं, मयंक ने अगर टोटल अमाउंट के हिसाब से देखें तो कितना पे किया, मयंक ने पे किया 1:2, ठीक है। 1:2 कैसे भाई, जितना टोटल था बाकी 3 लोगों ने जितना पे किया उसका आधा मयंक ने पे किया, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, मान लो तीनों लोगों ने मिला के 2 रुपये पे किए तो मयंक ने उसका आधा नहीं 1 रुपये पे किया, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूँ नेहा के केस में, तो नेहा ने टोटल का कितना पे किया, नेहा ने टोटल का पे किया 1/3। भाई अब आप सोचोगे कि ये नेहा टोटल का 1/3 कैसे निकाला, मयंक को टोटल का 1:2 कैसे निकाला। तो अब आप ये देखो, ये बाकी चीज़ क्या है, टोटल ही तो है मेरा 3 लोगों के कंपैरिजन में। तो जब मैं इसको यहाँ नीचे डिवाइड में भेज दूंगा तो मयंक अपॉन टोटल हो गया, तो ये क्या बचा 1/2 ही तो बचा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब सेम अगर मैं ललित के केस में निकालता हूँ, तो ललित के केस में मेरा ललित इज टू टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 1:4, क्योंकि इसने 1/4 अमाउंट पे किया है। अब मेरे पास में 3 नंबर्स हैं जिनका टोटल के साथ में रेशियो मेरे पास में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब कैसे निकालें, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा एक्चुअल नंबर क्या था, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि जैसे ये जो मेरे टोटल थे यहाँ पे 3 नंबर आ रखे हैं, ठीक है। तो मैं एक ऐसा नंबर लूँगा जो तीनों से डिविजिबल हो। तो इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास में, तीनों का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास में 12 आएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि मयंक का अगर मुझे निकालना है कि मयंक ने कितना पे किया, तो मैं ऐसे निकालूंगा कि हाफ ऑफ 12, ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे 6, तो ये आ गया 6। नेहा के लिए निकालेंगे तो नेहा ने किया है 1/3, ठीक है। तो ये आ गया 4। और ललित के लिए निकालेंगे तो ललित के लिए ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब मान लेते हैं कि टोटल जो था, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मैंने टोटल लिया है 12, पर मैं टोटल 12 नहीं लेता, मैं 12,000 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में ये 6,000 आ जाएगा, ये मेरे पास में 4,000 आ जाएगा और ये मेरे पास में 3,000 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो मैंने इन तीनों नंबर्स को फाइंड आउट किया, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास में एक तरह से मयंक, नेहा और ललित का अमाउंट आ गया, तीनों ने कितना कितना पे किया, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, तो मयंक का कितना हुआ 6,000, ललित का और नेहा का भी लिख देते हैं, ये ललित का आ गया और नेहा का आ गया। और मुझे निकालना है जसपाल का, तो मैं जसपाल को टोटल कितना था 60,000। अब ये तीनों को ऐड करते हैं, ये तीनों कितना है 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो ये हो गया मेरा 13,000 और ये आ गया 60,000 रुपीज़। तो यहाँ से जो है मेरा जसपाल का निकल के आ गया कितना, जसपाल का निकल के आ गया मेरे पास में 47,000 रुपीज़, ठीक है।
तो ये मेरा जसपाल का निकल के आ गया 47,000 रुपीज़। ठीक है, अब क्या ये मेरा आंसर सही है? नहीं, ये मेरा गलत है, ये मेरा गलत तरीका है। क्यों गलत है भाई? गलत इसलिए है कि ये देखो, मयंक इस टू टोटल बाकी 3 लोगों के मिला के मैंने लिख दिया 1:2। ठीक है, अब मैंने इन टोटल से जो है इनका एलसीएम निकाल लिया 12। बट इन 3 से क्यों निकालना भाई? इस टोटल के अंदर मयंक थोड़ी ऐड है, इस टोटल में नेहा थोड़ी ऐड है, इस टोटल के अंदर ललित थोड़ी ऐड है। तो फिर मैंने इन 3 का एलसीएम तो कैसे ले लिया? तो गलत कराना मैंने। तो इसलिए जो है जब मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूँ तो यहाँ मेरे पास में 3 आता है। जब मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूँ तो यहाँ मेरे पास में 4 आता है। और जब मैं इन नंबर्स को ऐड करता हूँ तो यहाँ मेरे पास में 5 आता है। तो 3 और 5, 3, 4 और 5 इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में नंबर आ जाएगा 60। तो मुझे 60 कंसिडर करके चलना है कि 60 जो है मेरा टोटल होगा, ये 12,000 नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से निकाल के देखें तो मेरा मयंक का कितना अमाउंट आया? मयंक ने पे किया हाफ, मयंक ने हाफ नहीं 1, मयंक ने पे किया 1/3, यानी मयंक का 1 अपॉन टोटल कितना था 3, ये 60 के हिसाब से। तो ये 20 आ गया 20। ठीक है, इसको अब मैं 20 लिख देता हूँ। सेम नेहा के लिए निकालेंगे। नेहा ने पे किया 1/3, लेकिन 1/3 था ना, तो टोटल तो 4 था। तो यहाँ पे 60 के हिसाब से इसको निकालेंगे तो ये आ गया 15। एंड ललित के केस में निकालेंगे तो ललित के केस में ये आ गया 1/5 और 60, तो ये आ गया मेरा 12। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 20 + 15 + 12 प्लस जसपाल का टोटल हो गया 60,000। अब मान लो जसपाल प्लस इनको ऐड करते तो ये हो गया 47। ठीक है, तो 60 था तो जसपाल का निकल के आ गया 13। अब सबके आगे 13, एक्चुअली 13 है, 13,000 है, तो सबके आगे आप ये समझ लो कि मैंने 1000 ही ऐड किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पार्टनरशिप और वेरिएशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है।